नेहा ने घबराकर उस कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। दरवाजा बंद करते ही अंदर से अचानक एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। नेहा की सांस जैसे रुक गई। उसने एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। वो मुड़ी और सीढ़ियों से लगभग भागती हुई नीचे उतरने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नीचे पहुंचते ही उसने हाँफते हुए दीवार पकड़ ली। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, लेकिन नेहा को तब नहीं पता था कि उस रात जो उसने देखा था वो इस घर की असली सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। कुछ महीने पहले अमित वर्मा एक सरकारी नौकरी करने वाला इंसान था। करीब 3 महीने पहले उसका ट्रांसफर शहर से दूर एक गांव में हुआ था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नेहा, बेटा आरव और बेटी धृति थी। शुरुआत में अमित दफ्तर के पास बने एक छोटे से सरकारी क्वार्टर में रहने लगा। क्वार्टर छोटा था, कमरे कम थे और बच्चों के खेलने की जगह भी नहीं थी। करीब 2 महीने बाद अमित की मुलाकात एक स्टेट एजेंट से हुई। उसका नाम था रवि। एक दिन रवि अमित को एक घर दिखाने ले गया, गांव से थोड़ा बाहर, जहां चारों तरफ हरियाली थी। थोड़ा अंदर जाने पर एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर दिखाई दिया। घर 2 मंजिला था, नीचे 3 कमरे और ऊपर 2 कमरे। घर के सामने एक गार्डन था। गार्डन में पुराने लोहे के 2 झूले लगे हुए थे। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। थोड़ी दूर पर हाईवे था, लेकिन इतनी दूर कि गाड़ियों का शोर सुनाई नहीं देता था। ऊपर की एक खिड़की से हाईवे साफ दिखाई देता था और दूसरी खिड़की से अमित के ऑफिस की बिल्डिंग भी नजर आती थी। अमित को घर देखते ही पसंद आ गया। अब घर तो बहुत अच्छा है। किराया कितना है? बस 5,000 रुपए महीना। अमित सचमुच चौंक गया। इतना बड़ा घर सिर्फ 5,000? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके मालिक विदेश में रहते हैं। उन्होंने मुझे केयर टेकर रखा है। काफी सालों से ये घर बंद पड़ा है। मालिक को किराए की जरूरत नहीं है। मैंने ही उन्हें किराए पर देने का आइडिया दिया ताकि घर मेंटेन रहे। यह बात सुनकर अमित को जरा भी संकोच नहीं हुआ। रविवार के दिन अमित अपनी पत्नी और बच्चों को घर दिखाने ले आया। बच्चे घर देखकर बहुत खुश हो गए। आरव तुरंत झूले पर बैठ गया। धृति गार्डन में दौड़ने लगी, लेकिन नेहा घर के अंदर खड़ी होकर चारों तरफ देख रही थी। घर सुंदर था, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। रवि जी, ये घर इतने सालों से बंद था? जी हाँ। और किराया भी इतना कम? घर पुराना है और शहर से दूर है। यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। सब शहर में रहना चाहते हैं। इस इलाके के कई लोग अपने घर किराए पर देकर शहर चले गए हैं। कुछ ने घर बेच दिए और कुछ लोग बस छुट्टियों में यहाँ आते हैं। रवि की बातें सुनकर नेहा पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं हुई, लेकिन अमित को घर बहुत पसंद आ चुका था। अमित ने रवि को टोकन दे दिया। अगले महीने वो अपने परिवार के साथ उस घर में रहने आ गया। अमित शुरू से ही नास्तिक था, इसलिए घर में गृह प्रवेश की पूजा नहीं हुई, ना ही घर में कोई मंदिर रखा गया। नेहा धीरे धीरे घर की सफाई करने लगी। 3-4 दिनों में नीचे के हिस्से की सफाई पूरी हो गई। सब नीचे ही रहने लगे। आरव और धृति ऊपर नीचे दौड़ते रहते थे, लेकिन नेहा उन्हें बार बार रोकती। ऊपर मत जाओ, वहाँ बहुत धूल मिट्टी है। जब तक ऊपर की सफाई नहीं होती कोई ऊपर नहीं जाएगा। तुम दोनों गार्डन में खेलो। अमित ने रवि से कहकर एक माली बुलवाया और गार्डन की सफाई करवा ली। गार्डन साफ होते ही बच्चे वहीं खेलते रहते थे। कुछ दिनों बाद नेहा ने ऊपर की सफाई शुरू की। ऊपर 2 कमरे थे। एक कमरा खुला था, दूसरे कमरे में ताला लगा हुआ था। नेहा ने पहले खुले कमरे की सफाई कर ली। फिर शाम को उसने अमित से कहा, ऊपर एक कमरे में ताला लगा है, रवि से कहकर चाबी बनवा लो। उस कमरे की जरूरत नहीं है, एक कमरा काफी है। अपना सारा सामान उसी कमरे में आ गया ना। अगर कोई मेहमान आए तो? आखिरकार अमित ने रवि को फोन किया। रवि ने चाबी बनाने वाले को भेजा।
कमरा खुलवा दिया गया। नेहा ने उस कमरे की भी सफाई कर दी और उसी दिन के बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई जो धीरे धीरे सामने आई। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शुरुआत में ये छोटी छोटी बातें थी जिन्हें नजरअंदाज करना आसान था। एक रात अमित को ऑफिस से आने में देर हो गई थी। बच्चों को सुलाकर नेहा लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही थी। घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी नेहा को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे से कोई धीरे धीरे चलकर गुजरा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन किचन की लाइट जल रही थी। नेहा कुछ पल उसे देखती रही। लाइट्स तो मैंने बंद की थी। वो किचन में गई और लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद अमित घर आ गया। उसने खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। नेहा किचन में बर्तन साफ कर रही थी। तभी लिविंग रूम से हल्की सी आवाज आई। नेहा ने किचन से झांक कर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। उसे लगा शायद अमित ही बैठा होगा। आप कमरे में चले जाओ, मैं बर्तन रख कर आती हूँ। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद अमित कमरे में चला गया होगा। वो बाहर आई, लाइट बंद की, फिर बच्चों के कमरे में झांका। दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। नेहा अपने कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, किचन की लाइट अचानक एक बार चमकी और फिर अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह बच्चे स्कूल चले गए। अमित भी ऑफिस चला गया। दोपहर तक नेहा के सारे काम खत्म हो चुके थे। वो ऊपर कमरे में कुछ सामान ढूंढने गई। तभी उसे दूसरे कमरे में हल्की आवाज सुनाई दी। नेहा कुछ पल वहीं खड़ी रही। फिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब एहसास हुआ। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन कमरे का माहौल ऐसा था जैसे यहां कोई अचानक सब कुछ छोड़कर चला गया हो। जब उसने सफाई की थी तब उसने कुछ देखा नहीं था, बस खुली जगह सफाई करके चली गई थी। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, एक टूटी कुर्सी और कोने में कुछ पुराने खिलौने पड़े थे। नेहा को यह देखकर अजीब लगा। उसे लगा जैसे इस कमरे को जानबूझकर बंद किया गया था। उसने शाम को अमित को इस कमरे के बारे में बताई। अमित, मैं आज ऊपर के कमरे में गई थी, उसी कमरे में जिसमें ताला लगा था। वो कमरा बहुत बड़ा है और मुझे लगा जैसे उस कमरे को जानबूझकर बंद किया गया है। पर अमित ने बस ये कहकर टाल दिया कि अरे घर काफी सालों से बंद था और शायद मालिक को जल्दबाजी में विदेश जाना पड़ गया होगा, इसलिए सब ऐसा ही पड़ा है। और शाम आरव ऊपर से दौड़ता हुआ नीचे आया। वो रो रहा था। मम्मी, वो बच्चा मेरा खिलौना ले गया। अमित और नेहा दोनों चौंक गए। कौन सा बच्चा? ऊपर वाला बच्चा। ऊपर कोई नहीं है बेटा? है, वो रोज मेरे साथ खेलता है। उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी रहती है। वो बच्चा हर शाम को मेरे साथ खेलता है, पर आज वो मुझे बॉल वापस नहीं दे रहा था। मैंने उससे छीन लिया तो वो औरत मेरे पीछे आई। नेहा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। बेटा, तुमने कोई सपना देखा होगा। अमित आरव को समझाते हुए कमरे में ले गया और टीवी चालू कर दिया। बाहर आकर नेहा और धृति के सामने बताने लगा, आरव छोटा बच्चा है, कभी कभी बच्चे सपने में देखी हुई बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन धृति भी अब थोड़ा डर गई थी। एक दिन धृति स्कूल से जल्दी घर लौट आई। उसका उस दिन एग्जाम था। उसने घर की बेल बजाई, लेकिन बेल बजते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। धृति थोड़ा चौंकी। वो धीरे धीरे अंदर गई। किचन से खाने की खुशबू आ रही थी। मम्मी, कोई जवाब नहीं आया। वो किचन की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो किचन के पास पहुंची, खाने की खुशबू अचानक सड़ने की बदबू में बदल गई। धृति ने किचन में झांक कर देखा और उसकी चीख निकल गई। जमीन पर एक बूढ़ी औरत और एक छोटा बच्चा बैठे थे। दोनों जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन वो खाना सड़ा हुआ था, काला पड़ा हुआ, और उससे भयानक बदबू आ रही थी। धृति डरकर घर से बाहर भागी।
तभी सामने से नेहा और आरव आते हुए दिखाई दिए। धृति दौड़कर नेहा से लिपट गई। मम्मी, मम्मी अंदर कोई है। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तो दरवाजा लॉक किया था, फिर धृति अंदर कैसे गई? नेहा ने तुरंत अमित को फोन किया। अमित, इस घर में कुछ अजीब है, आप अभी घर आ जाओ। नेहा ने अमित को धृति की सारी कहानी सुनाई। उस रात नेहा बच्चों के कमरे में गई। आरव जाग रहा था। मम्मी, वो बच्चा मुझे खेलने के लिए बुला रहा है। कौन बच्चा? वही जो अपनी नानी के साथ ऊपर रहता है। धृति भी डरकर बोली। मम्मी, वो दोनों मुझे बार बार दिख रहे हैं। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। नेहा का दिल दहल गया। दोनों बच्चे भी डर गए। वो बच्चों को अमित के कमरे में ले गई। अमित सो रहा था। उसने बच्चों को वहीं बिठाया और धीरे धीरे ऊपर गई। पहले कमरे में सब ठीक था, फिर उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला और वहीं उसने उन्हें देखा। एक बूढ़ी औरत और एक बच्चा, दोनों जमीन पर पड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं, सीधा नेहा को देख रही थी। नेहा ने डरकर दरवाजा बंद किया। तभी अंदर से आवाज आई। ये घर मेरा है, निकल जाओ यहां से। नेहा डरकर भागती हुई नीचे आई। अगले दिन अमित ने रवि को बुलाया। रवि ने सुझाव दिया। देखिए, शहर के पास एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, शायद वो कुछ पता लगा सके। शाम को डॉक्टर अंशुल मेहरा और उनकी सहायक मोनिका घर आए। उन्होंने पूरे घर में उपकरण लगाए। EMF मीटर, टेम्परेचर सेंसर, वॉइस रिकॉर्डर। जांच करते हुए वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। EMF मीटर अचानक तेज आवाज करने लगा। अंशुल गंभीर हो गया। यहाँ कोई प्रेजेंस है। उन्होंने आत्मा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अचानक सारे उपकरण बंद हो गए। सभी की बैटरियां एक साथ खत्म हो गईं। अंशुल और मोनिका एक दूसरे को देखने लगे। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं। अंशुल ने अमित का संपर्क महाकाल गिरी नाम के तांत्रिक से करवाया। महाकाल गिरी ने तुरंत घर खाली करने को कहा, लेकिन अमित ने मना कर दिया। मैं अभी घर खाली नहीं कर सकता। अचानक से परिवार को लेकर कहां जाऊंगा, और मैं 1 साल का किराया दे चुका हूं। तांत्रिक ने कहा, आंगन में एक दिया हमेशा जलाकर रखना और घर में खाना मत पकाना। शनिवार को तांत्रिक घर आए। डॉक्टर अंशुल भी उनके साथ थे। तांत्रिक ने पूरे घर में मंत्र पढ़े, पवित्र जल छिड़का। जहां जहां आत्माओं ने स्पर्श किया था वो जगह काली पड़ती जा रही थी। फिर वो ऊपर वाले कमरे में गए। उन्होंने कई मंत्र पढ़े, लेकिन अचानक कमरे के अंदर चीजें उड़ने लगी। दीवारों पर धमाके होने लगे। अंशुल के सारे उपकरण फिर बंद हो गए। आखिरकार तांत्रिक ने हार मान ली। इन आत्माओं को निकालना संभव नहीं है। उन्होंने उस कमरे को फिर से मंत्रों से बंद कर दिया। ये आत्माएं पहले भी यहीं कैद थीं। अब भी इन्हें बाहर निकालना असंभव है। अगर आप लोग यहां रहोगे तो ये अपनी मौजूदगी दिखाती रहेंगी। अमित ने आखिरकार घर छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने घर खाली कर दिया। कुछ समय बाद खबर आई, उस घर के असली मालिक की विदेश में मौत हो गई थी। उसके बाद वो घर हमेशा के लिए बंद हो गया। आज भी वो घर वहीं खड़ा है, खाली, सुनसान। और जो भी उस घर को खरीदने या देखने जाता है उसे ऊपर वाले कमरे से वही आवाज सुनाई देती है। ये घर मेरा है, निकल जाओ यहां से।